हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ये सारे पढ़ा चुके हैं सारे टेंसों को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। और ये अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए हम विस्तार से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले हम इसके नियम को पढ़ते हैं। सबसे पहले पहचान को पढ़ते हैं कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ तथा रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, अर्थात कार्य करने का समय भी दिया रहता है, जिससे मुझे पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और जब कार्य का समय नहीं दिया रहता है तो मुझे ये पता नहीं चलता है। तो हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को सबसे पहले जानेंगे। ही, सी, इट यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जिसको एक वचनकर्ता कहते हैं, इनके साथ में हैज बीन लगाते हैं और उसके बाद में वर्ब की पहली अवस्था में यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में पुनः वही कंटीन्यूअस वाला फार्मूला अपनाते हैं, उसमें इंग फॉर्म या आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं। उसके बाद में फिर वर्क ऑफ टाइम यानी जो समय होता है उसको लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी रहता है कि ये किस टेंस का है। तो इसके लिए मुझे वाक्य की पहचान हो ही गई कि जो है इस कार्य के वाक्यों के अंत में यानी इस काल के वाक्यों के अंत में होता क्या है कि रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द आता है और उसके कार्य करने का समय भी दिया रहता है। कार्य करने का समय जैसे उसमें ये दिया रहता है कि 1 घंटे से 2 घंटे से 2 दिन से 1 दिन से इत्यादि सारे समय दिए रहते हैं। तो आइए बहुवचन को हम देखते हैं कि हम बहुवचन यानी आई, वी, यू, दे के साथ में यानी जो बहुवचन करता होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं कि हैव बीन लगाते हैं, उसमें हम हैज बीन का प्रयोग नहीं करते हैं और बाकी सारे नियम का पालन वही करते हैं। उसमें भी वर्ब की पहली अवस्था के साथ में इंग फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये एक वचनकर्ता के साथ मुझे हैज बीन का प्रयोग करना है और बहुवचनकर्ता के साथ में मुझे हैव बीन का प्रयोग करना है, यानी वो सिंगुलर होता है और आई, वी, यू, दे जो हैं ये प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ में मुझे हैव बीन लगा देना रहता है और सिंगुलर के साथ में हैज बीन लगाना होता है। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में इंग फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग करके और उसके बाद में फिर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर समय को लिखते हैं। आइए इसके और कुछ रूल हम आगे बढ़ाते हैं जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। समय के साथ दिए हुए शब्द से कि अंग्रेजी बनाने के लिए निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम कर लेते हैं। जैसे जब कोई समय निर्धारित रहता है, मंगलवार से सोमवार से 1993 से 92 से 2008 से इत्यादि कोई शब्द जब समय निश्चित होता है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। 1 बजे से 2 बजे से या कोई दिन दे दिया जाता है सोमवार मंगलवार तो उसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है, 2 घंटे से 4 घंटे से 1 घंटे से 1 सप्ताह से 2 महीने से 1 साल से ऐसे होते हैं तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके निगेटिव में मुझे करना क्या होता है कि निगेटिव के बाद में हम हैज, हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेते हैं और बाकी सारे रूल्स वही होते हैं, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा हम अफर्मेटिव में बनाते चले जाते हैं उसी प्रकार से निगेटिव में हमारा होता है, लेकिन इसमें हैज और हैव के बाद में और बीन के पहले यानी जैसे हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन ऐसा हम लिखते हैं और इस प्रकार से हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में फिर वही नियम यानी वर्ब की पहली अवस्था के साथ में इंग फॉर्म या आईएनजी का प्रयोग कर लेते हैं और सारे रूल्स वही अपनाते हैं जैसा हम अभी पढ़ चुके हैं। सिंस फॉर का प्रयोग भी अपने यथाउचित स्थान पर करते हैं। तो अगर वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आज आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अच्छे से हल करना सीख जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जो है सर्च करके वीडियो और आप देख करके उसको सीख सकते हैं, जिससे आपको ट्रांसलेशन संबंधित किसी भी समस्या को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
तो आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ कि उसको हम कैसे हल करते हैं। सिंस या फार का प्रयोग ऊपर दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्णित नियमों के अनुसार ही करते हैं और उसके बाद में हमें क्या करना रहता है कि जब हम सिंस फार का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा निश्चित अनिश्चित समय के अनुसार उसका पालन हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मित्रों आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं और अगर नहीं वीडियो देखा है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन हम इसमें भी आपको बताने का प्रयास करते हैं कि उसमें हमें करना क्या होता है कि सब्जेक्ट के पहले कर्ता के अनुसार हैज अथवा हैव का प्रयोग करना रहता है। यानी प्रश्नवाचक वाक्य अगर क्या से प्रारंभ होता है तो उसके लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं, और यदि वाक्य के बीच में कब कहाँ कौन कैसे इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम उससे भी पहले लिखते हैं। बहुत सारे मित्र हमारे गलती करते हैं कि उसमें हैज या हैव का प्रयोग तो कर लिया लेकिन उसी के साथ में बीन जोड़ देते हैं। उनको बीन वहाँ पर नहीं जोड़ना रहता, सब्जेक्ट की बात करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम, वही हम अभी समझा ही रहे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द अगर पहले आया है तो हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद में फिर हम बीन का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद में सेंटेंस के अनुसार यानी वाक्य के अनुसार फिर हम उसको अंग्रेजी में परिवर्तित कर लेते हैं। अब फिर उसमें जो समय दिया रहता है निश्चित है अथवा अनिश्चित है उसके अनुसार हम सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और आप अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप हल कर लेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके ट्रांसलेशन में आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यदि वाक्य के बीच में क्यों, क्या, कहाँ, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक आते हैं तो हैज और हैव के भी पहले हम ऐसे शब्दों की अंग्रेजी लिख लेते हैं और फिर शेष जो नियम अभी बताया गया है उसी का पालन कर लेते हैं। जैसे क्यों आ गया है तो हम व्हाई लिखेंगे, क्या आ गया है तो व्हाट लिखेंगे, कहाँ आ गया है तो हम व्हेयर लिखेंगे और कब आ गया है तो व्हेन लिखेंगे। तो इस प्रकार से इन सारे शब्दों की अंग्रेजी हम हैज या हैव के भी पहले लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हैज हैव और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट वो लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद में फिर हम बीन लगाते हैं और इस प्रकार से बाकी जो हमारे शेष रूल होते हैं, शेष नियम होते हैं, उन्हीं का हम पालन करते हैं और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो आगे हम और बढ़ते हैं, इसके और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट और बीन के बीच नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसा अभी आपने पढ़ा था पहले में, अब निगेटिव वाले में कि हैज के बाद नॉट लगाते हैं फिर बीन लिखते हैं, या हैज या हैव के बाद में नॉट लगाकर बीन लिखते हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में ही नॉट लगा देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम बीन का प्रयोग बाद में करेंगे, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट और बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग कर लेंगे, अन्यथा हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को भी समझ गए होंगे और निश्चित रूप से अगर आप समझ गए होंगे तो ऐसे ट्रांसलेशन को करने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके बाद में कुछ विशेष रूल्स इसमें होते हैं, जैसा आप सिंगुलर प्लूरल समझ गए, सिंस फार का प्रयोग करना सीख गए और उसके बाद में जो ट्रांसलेशन के नियम हैं सभी में मुझे मेन वर्ब के साथ में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के साथ में इंग, फॉर्म या आईएनजी का प्रयोग करना है, तो ये भी आप समझ गए। अब इसमें कुछ नियम्स होते हैं जो कोई जो है जो अधिक गहराई से इसके बारे में अध्ययन करता है उसको पता होता है। आज हम सभी लोग जानने वाले हैं कि इसके और विशेष रूल क्या होते हैं। हमें सबसे पहले जानना रहता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मुझे सबसे पहले इसके अंतर को, डिफरेंस को जानना है। इसमें होता क्या है
कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य का निरंतर होना पाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य का निरंतर होना पाया जाता है, किंतु ये नहीं दिया होता है कि कार्य कब से चल रहा है। जैसे ये होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वह खा रहा है, वह गा रहा है, वह लिख रहा है, यानी ये ऐसे वाक्य तो मुझे मिल जाते हैं, लेकिन इसके कार्य का समय नहीं दिया रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये किस प्रकार से अंतर पाया जाता है, इसको हम आज जान रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता क्या है कि कार्य के जारी होने का बोध तो होता ही है, किंतु साथ ही कार्य के आरंभ करने का भी समय दिया होता है। जैसे वह पढ़ रही है तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन वह 2 घंटे से पढ़ रही है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट में भी बहुत सारे मित्र हमारे पास जाते हैं कि जिससे प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, अभी हम बीच में पढ़ रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट में चुका चुकी आ जाए तो जान लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम फार्मूला पर। अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, यानी या तो हैज बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा। सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन। उसके बाद में फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें फिर इंग फॉर्म या आईएनजी जोड़ लेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में निश्चित है तो मुझे सिंस लगा देना है, और अनिश्चित है तो फार लगा देना है। और प्लस टाइम, कितने समय से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 सप्ताह से, 1 साल से, या किस अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम अगर दे दिया जाता है तो उसको हम लिख लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूरा होता है। तो मुझे निश्चित रूप से जो है एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना रहता है कि इसमें हमारा ये सेंटेंस हमारा निश्चित है या अनिश्चित है। आइए हम इसको निगेटिव के रूल को समझते हैं। ये निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन और या फिर हैव नॉट बीन, और प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या हिंदी में उसको हम जान लें तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, प्लस आईएनजी, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। फिर वही नियम सिंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम। निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार का प्रयोग हम कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर बाकी समस्त नियमों का पालन उपरोक्त की तरह जैसा हम अगले फार्मूला में पढ़ चुके हैं उसी के अनुसार उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले अफर्मेटिव कैसे बनाना है, उसके बाद में फिर निगेटिव को कैसे सॉल्व करना है। हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी हम जो है जब प्रश्नवाचक शब्द कहीं पर पूछे जाते हैं तो इनके लिए होता है, उसमें उसका फार्मूला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस बीन, यानी सब्जेक्ट के बाद में मुझे बीन लगाना है। फिर उसके बाद में मेन वर्ब, और उसके बाद में फिर इंग फॉर्म या आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद में मुझे ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है, और फिर सिंस ऑब्लिक फार यानी निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार, प्लस टाइम को हम लिखते हैं। तो ये होता है इंट्रोगेटिव का, लेकिन ये उस समय तक के लिए होता है जब क्या शब्द आपके वाक्य में पहले आ जाए। अगर क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में नहीं आया है तो हमारे फार्मूले में परिवर्तन हो जाता है, उसमें हम परिवर्तन करते हैं, और ऐसे वाक्यों को लिखने के लिए हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जैसा अभी हम नियम में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लेते हैं, यानी अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसे, कितना, ये अगर ऐसे शब्द मुझे वाक्य में मिलते हैं तो उनको हम क्वेश्चन वर्ड कह लेते हैं, और उसकी अंग्रेजी हम हैज या हैव के भी पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद में फिर उसको सब्जेक्ट लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम। तो हम अच्छे से अब ये समझ गए कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, कब, कहाँ, कौन, कैसे शब्द अगर बीच में आ जाए, क्या शब्द भी अगर बीच में आ जाए तो उसको हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में
सबसे पहले हैज या हैव के भी पहले लिख करके फिर हैज हैव लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद फिर बीन लिखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला था इंट्रोगेटिव, मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य थे उनके लिए। आइए हम कुछ एक्सरसाइज करके आपको समझाते हैं। जैसे दिया गया है सेंटेंस, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। आप समझ रहे हैं मित्रों मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसमें मैं शब्द जो है ये सब्जेक्ट है। अब काम कितने दिन से हो रहा है? 2 दिन से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे मैं के लिए आई, और उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे हैव बीन। मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद में मुझे देखना है कौन सा काम कर रहा हूँ। फिर यहाँ काम करने की अंग्रेजी में लिखेंगे डूइंग द वर्क फॉर 2 days। 2 दिन से, मैं 2 दिन से कार्य कर रहा हूँ, हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 days। अगला आ गया, इस शहर में 2 महीने से वर्षा हो रही है। इस शहर में 2 महीने से वर्षा हो रही है। तो लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम इट का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मिलते हैं जिसमें मुझे इट का प्रयोग करना होता है जहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग इन दिस टाउन फॉर 2 months। 2 months मतलब 2 महीने से। और ये क्या है? हमारा अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर हमने फार का प्रयोग किया। अगर निश्चित होता तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते। तो इस शहर में 2 महीने से वर्षा हो रही। इट हैज़ बीन रेनिंग इन दिस टाउन फॉर 2 months। आगे बढ़ते हैं, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। तो ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो हम लिखेंगे द फार्मर, ये हो गया सब्जेक्ट, हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से आ गया तो ये निश्चित हो गया, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग करना है। तो द फार्मर हैज़ नॉट बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं हम, तुम्हें 1 सप्ताह से बुखार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यू जो है ये सब्जेक्ट है। तो यू हैव नॉट बीन, यहाँ यू के साथ में हमें हैव लगाना है। तो यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। ये भी अनिश्चित है, 1 सप्ताह से है तो ये अनिश्चित है, इसलिए हम यहाँ पर फार का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर निश्चित है तो मुझे सिंस लगाना है, अनिश्चित है तो फार का प्रयोग कर लेना है। और यहाँ पर तुम्हें है तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ में हम हैव का प्रयोग कर लेंगे। और नॉट बीन का भी प्रयोग कर लिया क्योंकि ये निगेटिव है। तो यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। आगे बढ़ते हैं, क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? क्या शब्द पहले आ गया, इसलिए हम इसको जो है केवल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर लेंगे। तो हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? अब 8 बजे से है तो ये निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। तो क्या शब्द पहले आया है, इसलिए हमने हैव का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट जोड़ लिया यू, उसके बाद हमने बीन लगा लिया। उसके बाद में मुख्य क्रिया इसका क्या था? स्लीपिंग करना, यानी सो रहा है। कब से? तो यहाँ 8 o'clock दे दिया गया और ये निश्चित था, इसलिए सिंस का प्रयोग कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं हम, तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? वही क्या शब्द घूम करके यहाँ पर बीच में आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, व्हाट हैव यू बीन, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं करेंगे, व्हाट लिख देंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 hours। अब फार का प्रयोग कर लिया क्योंकि ये अनिश्चित था, अगर निश्चित होता तो हम सिंस का प्रयोग करते। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 hours। आगे बढ़ते हैं हम, क्या गीता 10 बजे से सिलाई नहीं कर रही है? क्या गीता, तो यहाँ पर हम क्या शब्द पहले आया है? तो हैज गीता नॉट बीन शेविंग सिंस 10 o'clock। क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द पहले आ गया था, इसलिए हमने हैज का प्रयोग कर लिया। फिर सब्जेक्ट इसमें गीता है, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट बीन लगा लेंगे। कार्य क्या कर रही? सिलाई करना, तो शेविंग लिख देंगे। आप कितने बजे से? 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। उसके बाद में हमारा ये सेंटेंस पूरा होता है। अब हम अच्छे से समझ गए हैं कि किस प्रकार से हमें अपने सेंटेंस को सॉल्व करना है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है पहले वाली,
तो आप इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, यानी प्रेजेंट के सारे, ये आज जो है प्रेजेंट का लास्ट शो था जिसको हम कर चुके हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।